नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बिहारी गुप्ता गाय गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कांग्रेस के चुनौतियों के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ा है। किस प्रकार से कांग्रेस अपने चुनौतियों का सामना किया, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जान चुके हैं। आज हम 1971 के बाद जो कांग्रेस एक नए रूप में आया था उसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। कांग्रेस 1971 के बाद एक नए स्वरूप में आया था और जो पहले जो पुरानी कांग्रेस थी और आज जो इस समय जो वर्तमान में 1971 में जो कांग्रेस थी, इन दोनों के बीच में बहुत सारे अंतर दिखाई परिलक्षित हो रहा था। जो 1971 का कांग्रेस था और जो 1971 का जो कांग्रेस था वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी और इसमें बहुत सारे अंतर दिखाई दे रहा था। जो स्वाधीनता के समय जो कांग्रेस थी उससे और इंदिरा गांधी के खेमे की जो कांग्रेस थी उसमें अगर हम दिन पर दिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गया, 1972 की बात करें, 73 की बात करें, 1974 की बात करें, तो इसमें साफ तौर पर स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। सन 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल जैसा शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे सामने आपातकाल युद्ध जैसा माहौल हमारे सामने आ जाता है, प्राकृतिक आपदा जैसी परिदृश्य हमारे सामने आ जाता है। लेकिन ऐसा हमारे देश में उस समय कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि ये आपातकाल के घोषणा होने का क्या कारण था, क्या रीजन था, उसके क्या परिणाम हुए और उससे हमने क्या सबक लिया। इन सारे घटनाओं का हम अध्ययन इस अध्याय में करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब इसमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या बातें सीख पाएंगे, इसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। 1975 के आपातकाल के पृष्ठभूमि को जान पाएंगे। आपातकाल लागू करने के क्या कारण थे, इसके विषय में हम जान पाएंगे। आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था, इसके भी बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जान पाएंगे। आपातकाल में भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे, दलगत राजनीति के हिसाब से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, इन तमाम सवालों का, इन तमाम प्रश्नों का हम उत्तर इस अध्याय को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं 1967 के बाद की राजनीति। 1967 के बाद की राजनीति में इंदिरा गांधी का जो लोकप्रियता था चरम पर था और दलगत प्रतिस्पर्धा तीखी एवं ध्रुवीकृत हो गया था। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे दलगत दल में ही क्या हुआ था कि लोग एक दूसरे को अलग नज़रिए से देखते थे, साथ ही साथ सबका अपना अपना अलग अलग मोटो हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो सरकार थी कुछ कानून बनाए थे, वो कानून जो था संविधान के विरुद्ध था और ऐसे स्थिति में कांग्रेस ने माना कि अदालत का ये रवैया जो है संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। अब उस समय का जो राजनीति था वो हद से व्यक्तिगत हो गया था। इंदिरा गांधी और विरोधियों के बीच मतभेद हो गया था, सभी उलझे हुए रहते थे और हमेशा आंदोलन की प्रवृत्ति बना हुआ रहता था। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक संदर्भ के बारे में। आर्थिक संदर्भ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस समय हमारे देश में कई इलाकों में अकाल पड़ा था। हमारा देश 2 युद्धों का सामना किया था, विदेशी मुद्राओं का मार झेल चुका था और उसी समय ऐसा हुआ कि औद्योगिक जो विकास था उसकी दर कम हो गई। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गया और खर्चा को कम करने के लिए हमारी जो सरकार थी वो सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती कर दी थी। वेतन में कटौती करने के कारण जो सरकारी कर्मी थे उनके अंदर असंतोष की भावना पनप गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गया था
अब बढ़ोतरी 1972 और 1973 की बात करें तो उस समय तेल का जो वृद्धि जो दर था 20 से 30% बढ़ गया था, जिसके कारण जो भी सामान वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा था उसकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुका था। 1972 और 73 की बात करें तो उस समय हमारे देश का जो मानसून था वो धोखा दे दिया था, जिसके कारण हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन 8% हो गया था। इंदिरा गांधी अपने चुनावी रैली में 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबी हटाओ का नारा के बलबूते पर वो इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी। 1972 और 73 में अगर देखें सामाजिक परिवेश को, आर्थिक परिवेश को अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ भी सुधार नहीं हो पाया था और जनता जो था महंगाई की मार से त्रस्त हो गया था। जनता सरकार का जो व्यवहार जो था उससे वो नाखुश हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ। पश्चिम बंगाल में आंदोलन को कांग्रेस के जो भी कैडर थे वो उसको दबाने का प्रयास किया। इसके बाद गुजरात में आंदोलन होता है। बढ़ती खाद्यान्न की कीमतों, खाद्य तेलों और अन्य वस्तुओं का जो मूल्य में वृद्धि हो रहा था, तो गुजरात के छात्रों ने 1 जनवरी 1974 ईस्वी में एक आंदोलन किया और उस आंदोलन से इंदिरा गांधी बिल्कुल असहमत थी, लेकिन वहाँ का जो विपक्ष पार्टी थी वो उसको समर्थन दिया, जिसके कारण वो आंदोलन जो है विकराल रूप ले लिया और अंतोगत्वा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब इस स्थिति में ऐसा हुआ कि जो विपक्षी दल था वो उग्र हो गए और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे। जून 1975 ईस्वी में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होता है और वहाँ पे कांग्रेस हार जाती है। तो आइए इससे हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? यह प्रश्न 2011 और 2016 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने आप 1971 ईस्वी में चुनावी प्रचार के दौरान दिया था। तो इसलिए आपका आंसर होगा बी, इंदिरा गांधी। अब गुजरात आंदोलन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहार आंदोलन के बारे में। बिहार में ऐसा होता है कि जो भी छात्र थे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में भी एक छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा पत्र भेजा। बुलावा पत्र जैसे ही उनके पास गया, जयप्रकाश नारायण ने उसको स्वीकार किया और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि आंदोलन जो है अहिंसक होना चाहिए और इस आंदोलन को राष्ट्र स्तर तक फैलाना होगा, बिहार स्तर पर ही रखना नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र स्तर पर फैलाने की उन्होंने बात की। जयप्रकाश नारायण ने सच्ची लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आर्थिक सामाजिक दायरे में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और ऐसे ही स्थिति में जो बिहार में कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग किया। इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारे रेल कर्मी के जो कर्मचारी थे इनके नेतृत्व में उन लोगों ने भी हड़ताल कर दिया। अब पूरे देश में एक तरह का आंदोलन का माहौल बन गया और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने जनता संसद मार्च निकाला, यानी कि एक रैली निकाली और उस रैली को हम नाम दिया जनता संसद मार्च। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां थी, जैसे छोटे छोटे जो पार्टियां थी कांग्रेस जनसंघ, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, अन्य पार्टियों ने उनका समर्थन किया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे नक्सलवादी आंदोलन का। नक्सलवादी आंदोलन क्या था?
पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अब इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय कैडर लोग कर रहे थे और नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना गया, यानी कि यह कोई नक्सलवादी आंदोलन नहीं था, एक किसान के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। और यहाँ पे जो धनी किसान थे उनको क्या किया गया कि उनके जो भूमि था उसको छीन करके छोटे किसानों को दे दिया गया, गरीब लोगों को दे दिया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है और जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? यह क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2019 में। तो पहला ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन दिया है राज नारायण, तीसरा है जॉर्ज फर्नांडिस और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो रेल हड़ताल के नेता थे, यही आपका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, बी ऑप्शन है राजनारायण और सी है चंद्रशेखर और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो आप लोगों ने अभी जाना कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है बीपी सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी चंद्रशेखर। यहाँ पे 1975 में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी आंसर आपका सही है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के अनुसार छात्र आंदोलन ये आंसर आपका सही है, बिहार से शुरू हुआ। अब हम लोग एक लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। नक्सलवाद क्या है? यह क्वेश्चन आपको 2011 और 2016 में पूछा गया है और इस बार इस प्रश्न का आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको आप देख के जाएंगे। इसको जब भी हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो एक लैंग्वेज में लिखते नहीं जाएंगे, उसको पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी प्रारूप में आपको लिखना है। तो नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद साम्यवाद माओवाद की विचारधारा से प्रभावित एक हिंसक आंदोलन। इस आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी स्थान पर हुआ थी। यह आंदोलन भारत में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड व मध्य प्रदेश राज्य में अधिक सक्रिय है। नक्सलवादी हिंसा व क्रांति के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव चाहते थे कि इस आंदोलन में यही मेन मोटो था कि जो धनी व्यक्ति थे उसके भूमि को छीन करके गरीब लोगों को दे दिया जाए ताकि उसका भी जीवन स्तर सुधर सके, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसलिए ये आंदोलन किया गया। ये नक्सलवादियों का आंदोलन नहीं था बल्कि एक किसान का आंदोलन था। तो इस तरह से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिहार के संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन कीजिए। यह भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। उसी का मूल्यांकन को हम लोग विस्तार पूर्वक से पीछे पहले हम लोग जाने, उसी को हम लोग लिख देंगे। थोड़ा सा पॉइंट इसमें बना देंगे। पहला पॉइंट बनाएंगे बिहार आंदोलन के कारण, यानी कि आंदोलन के क्या कारण थे। तो बढ़ती हुई महंगाई था, बेरोजगारी था, साथ ही साथ जो युवा जो लोग थे वो बिल्कुल बेरोजगार थे और भ्रष्टाचार फैल चुका था। इसी के कारण बिहार में आंदोलन हुआ था। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे और दूसरा पॉइंट में आंदोलन की प्रगति और सार।
ये कहाँ कहाँ प्रगति किया, कहाँ ये राष्ट्र स्तर पर गया या नहीं गया, इसके बारे में आपको चर्चा कर देनी है। इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में आप लिख देंगे कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा, और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देंगे यानी कि टिप्पणी लिख देंगे। तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 मार्क्स का होता है आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जेपी द्वारा आंदोलन की अपनाई गई रणनीति की आलोचनाएं। जो जेपी ने आंदोलन करने का जो रणनीति अपनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने उनका आलोचना किया। उनका कहना था कि ये जो जेपी का जो आंदोलन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, महंगाई के खिलाफ नहीं था, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं था, खाद्यान्न की कमी के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक पार्टी के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ था। इस तरह का उन लोगों ने कहा, आलोचकों ने ये बातें कही। आगे हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका से संघर्ष। यहाँ पे 3 मसले आते हैं। 3 मसले। पहला मसला आता है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा एक मामला आया कि क्या संसद जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कटौती कर सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि ऐसा सरकार जो है, संसद जो है नहीं कर सकती है। अब लास्ट में एक मसला आता है, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक तत्व को प्रभावशाली बनाना चाहती है, इसलिए उसके मौलिक अधिकारों में कुछ कमी किया जा सकता है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है और ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। और तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसके बाद क्या घटना होती है, संकट की परिणति आ जाती है। केशवानंद भारती का मुकदमा के बारे में आप लोगों ने विस्तार पूर्वक से 11वीं क्लास में आप संविधान एक जीवन दस्तावेज जिसमें हमने विस्तार पूर्वक से पढ़ाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको केशवानंद भारती मुकदमा के बारे में आप विस्तार पूर्वक से जान पाएंगे। केशवानंद भारती के मुकाबले में जो मुकदमा था उसमें संविधान के जो मूल संरचना था वही सिद्धांत को दिया गया था। तो इस मामले में क्या हुआ कि 1978 में केशवानंद भारती के फैसले के तुरंत बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका पद खाली हो जाता है और ऐसी स्थिति में दोनों में टकराव था, संसद में भी टकराव था और न्यायालय में तक टकराव था। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो सरकार थी, हमारे संविधान में यह प्रावधान था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, जो हमारी उस समय की जो वर्तमान सरकार थी ऐसा नहीं करती है। 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश को छोड़ करके चौथे वरिष्ठतम न्यायाधीश ANK को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और इससे जो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वो उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है और सरकार के खिलाफ के खिलाफ फैसला देते हैं। और एक चरम बिंदु तब आती है जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार घोषित कर देता है। अब यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आती है और हमारे देश में तो आंदोलन हो ही रहा था और आपातकाल का ये जो पृष्ठभूमि था यहाँ पर तैयार हो गया था। तो इसमें कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समाजवादी एक नेता थे राजनारायण, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था कि जो इंदिरा गांधी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में जो सरकारी कर्मी हैं उनकी सेवा ली है और इसी आधार पर जो उच्च न्यायालय होता है वो फैसला देता है कि ये जो इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ है वो संवैधानिक नहीं है, अवैध है, इसलिए ये संसद नहीं रह सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होती है और उनको कहा जाता है कि वो 6 माह के अंदर फिर से लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करें। लेकिन
फिर यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सा बदलाव करके आंशिक स्थगन देता है कि जब तक इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है और इस पे फैसला नहीं आता है तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। अब यहीं पे संकट उत्पन्न हो जाता है और संकट जब उत्पन्न होता है तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जो आंदोलन हो रहा था उसमें विपक्षी पार्टी ज़्यादा हावी हो जाते हैं और इंदिरा गांधी को इस्तीफे की मांग करना शुरू कर देते हैं। अब 25 जून 1975 ईस्वी में जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा संबोधित करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि सेना, पुलिस और जितने भी सरकारी कर्मी हैं वो सरकार के जो अनैतिक और अवैधानिक जो नीतियां हैं उसका पालना न करें। अब यहाँ पे जो इंदिरा गांधी होती है पसोपेश में आ जाती है और उनको लगता है कि हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ियाँ होने वाली है और इसी आशंका में इंदिरा गांधी क्या करती है कि आधी रात को 25 जून 1975 को पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा कर देती है। जैसे ही आपातकाल की घोषणा करती है संघीय ढांचा जो है वो निष्फल हो जाता है और जितना भी भारत का जो शासन व्यवस्था है केंद्र के हाथों में चला जाता है। अब क्या होता है कि आए तब जैसे ही सवेरे होता है जितने भी उग्र प्रदर्शन करने वाले होते हैं उनको धर पकड़ करना शुरू कर दिया जाता है, उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, इसके परिणाम क्या हुए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका परिणाम यही हुआ कि सबसे पहले प्रेस की जो आज़ादी था उस पर रोक लगा दी जाती है और जो बिजली का जो प्रबंधक था उसको आधी रात को ही फ़ोन कर दिया जाता है कि जितने भी प्रेस हैं, अखबार छापने वाले मीडिया हैं, उन सभी के जो बिजली है काट दिया जाए। साथ ही साथ जो सरकार होती है वो नज़रबंदी, ये जो एक मामला आता है नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी अधिनियम का वो बहुत विस्तार रूप में उसका इस्तेमाल करता है, यानी कि बड़े स्तर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी असंख्य लोगों को इसके नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आखिर निवारक नज़रबंदी है क्या? निवारक नज़रबंदी में यही होता है कि न तो कोई जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं न तो कोई अपराध किए हुए रहता है, न तो कोई चोरी डकैती किए हुए रहता है, न तो कोई हत्या किया हुआ रहता है। सिर्फ आशंका के आधार पर, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो आगे इस तरह का आंदोलन न कर सके। और इसका वो जो सरकार थी इसका बखूबी इस्तेमाल किया और इसका दुरुपयोग भी किया और जितने भी प्रदर्शन करने वाले थे साथ ही साथ जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको भी इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। और यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता है, उसके तहत वो चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उच्च न्यायालय थे, उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है अपने बचाव के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का चुनौती दे सकता है। अब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये उच्च न्यायालय के फैसले को पलट देता है और सरकार की दलील को मान लेता है। और कहने का मतलब है कि मान लेता है कि यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का वो उपयोग करके याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों की जो आज़ादी था, जीवन जीने का जो अधिकार था, उसको भी आपातकाल के दौरान वापस सरकार ले ली थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन है 1971 में, अभी आप लोगों ने जान चुके हैं, 1976 में, सी ऑप्शन है 1975 में और डी ऑप्शन है 1977 में। तो आपका आंसर होगा 1975 में, यानी कि आपातकाल की घोषणा कब की गया था? 1975 में। अब दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? 2014 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1977 और डी है 1974। आपका आंसर होगा 1975 ए। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 75 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है, कौन सा नाम है? 2010 में यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन और डी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल की घोषणा की जाती है और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद मुख्य न्यायाधीश थे और वहीं उन्होंने ही यह आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। अब यहाँ पे एक लघुतरीय प्रश्न है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक देख लेते हैं कि गलत कौन है और सही कौन है, और इस आधार पे ये आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। ए ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी, ये बिल्कुल सही है। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो ये क्या हो जाएगा? सही। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, यानी आपातकाल में जितने भी मौलिक अधिकार थे उसको क्या दिया गया था? निष्प्रभावी कर दिया गया था। तो ये भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ियों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी, आर्थिक स्थिति के कारण घोषणा नहीं की गई थी। डी ऑप्शन है आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बिल्कुल सही है। जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ई ऑप्शन है सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। हाँ, उस समय जो एक सीपीआई पार्टी थी वो आपातकाल का समर्थन किया था, कांग्रेस का समर्थन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 5 दिया है, ए बी सी डी ई, इसमें एक गलत है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, यह गलती है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है, यानी कि कौन सा मेल नहीं खाता है, इसका उत्तर देना है। ए है संपूर्ण क्रांति का हाँ, बी है 1974 की रेल क्रांति, सी है नक्सलवादी आंदोलन और डी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। तो ये सभी जो हैं, जिस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ही गया था, ये बिल्कुल सही है। बी भी सही है, 1974 में रेल हड़ताल हुआ था, इसके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। नक्सलवादी आंदोलन, ये आंदोलन नहीं हुआ था उस समय, ये ऑप्शन आपका यही आंसर क्या होगा? सही होगा। नक्सलवादी आंदोलन या आपातकाल के समय ये घोषणा नहीं हुआ था। आपातकाल के समय ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था, ये बिल्कुल सही है। शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष भी उसी समय आए थे, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा सी, नक्सलवादी आंदोलन। अब हम मिलान करने वाला प्रश्न देख लेते हैं, और मिलान अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं आसानी से तो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति किस समय हुआ? तो बिहार आंदोलन में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान बिहार आंदोलन में हुआ था। तो आपका यहाँ पे मिलान होगा, ए का होगा तीसरा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में दिया था। छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में हुआ था। रेल हड़ताल
के जो नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2022 में 2 मार्च में आपका जरूर यह क्वेश्चन आएगा। इसको आप जरूर देख कर जाएंगे और 2 मार्च अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो मिलेगा, अगर जब आप पॉइंट में लिखेंगे तब। तो इसका क्या क्या तर्क दिया था सरकार, इसके बारे में देख ले। शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दिया जा रहा था, यानी कि जो शासक दल था वो कह रहा था कि बार बार आंदोलन लोग कर रहे थे, ये हमारे शासन को नहीं चलाने दे रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, आपातकाल की घोषणा किया। बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बार बार जो प्रदर्शन हो रहा था वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, यह सरकार का तर्क था। सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति की सहारा लोकतंत्र में उचित नहीं है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बुत्ते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। इसीलिए हमने क्या किया कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा किया। तो ये अगर आप ऐसे पॉइंट में लिखते हैं तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर कटेगा नहीं। अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पे चलते हैं। हमारी राज्य व्यवस्था पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, ये आप जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी जो मौलिक अधिकार थे वो स्थगित कर दिए गए थे। आपातकाल का न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। आपने देखा कि किस तरह से न्यायपालिका में और संसद में संघर्ष हुआ था। अब सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी। सरकार ने आपातकाल को लागू करने में पुलिस और नौकरशाही का पूरा उपयोग किया था। परिवार नियोजन की नीति को लागू करने के लिए जबरन लोगों को नसबंदी किया गया था, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आपातकाल के दौरान यह एक तरह का अनैतिक व्यवहार किया गया था, जोर जुर्म किया गया था कि उत्तर भारत के जितने भी लोग थे उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनका नसबंदी कर दिया गया था, जो एक अमानवीय घटना है वो उस समय हुआ था, जिससे जनता जो थी त्रस्त हो गई थी। अब अगला हम लोग चर्चा करेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल के दौरान उत्तर भारत में और भी बहुत सारे हिस्सों में लोगों को क्या जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दिया गया। ये अनैतिक था, अव्यवहारिक था। उस समय आपातकाल की स्थिति में कुछ अच्छे कार्यक्रम भी चलाए गए, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत भूमि का सुधार किया गया, भू वितरण किया गया, जो भी बंधुआ मजदूर थे उस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। यही सब आपातकाल के दौरान हुआ। आपातकाल से हमने क्या क्या सीखा? तो आपातकाल से हमने बहुत कुछ सीखा। पहला कि भारत के लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है, यानी कि इंदिरा गांधी को बिल्कुल समझ में आ गया कि हम भारत से लोकतंत्र को हटा नहीं सकते हैं। कितना हम प्रयास करेंगे तो यहाँ पे राजतंत्र नहीं लागू कर सकते हैं। जब भी रहेगा तो लोकतंत्र ही रहेगा। संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत जो उलझन था उसमें सुधार कर लिया गया, यानी कि जो अर्थगत जो उलझन था उसमें सुधार करके यह कहा गया कि अब आपातकाल तभी घोषणा किया जा सकता है जब सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति हो। इसके सिवा हम अपने देश में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार है उसको और सरल बनाया गया और मौलिक अधिकार को की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम भूमिका निभाया और बहुत सारा ऐसा संगठन है जो मौलिक अधिकार को बनाने के लिए उस समय वजूद में आ गया। तो यह सब हमको बहुत सारे सबक मिला, सबक हमने उन लोगों ने सीखा। अब इसके बाद आपातकाल के बाद की राजनीति की बात हम लोग करते हैं। आपातकाल के बाद क्या होता है कि 1977 में चुनाव कराने की घोषणा कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो भी विपक्षी जो पार्टियां थी, छोटे छोटे जो पार्टियां थी, वो सभी एकजुट होकर के एक दूसरे के नज़दीक आ गए
और सबका एक ही मोटो था कि आपातकाल के जनमत संग्रह के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। उन लोगों ने एक नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ, और इसी लोकतंत्र बचाओ के नारे पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा। अंतोगत्वा क्या होता है कि 1977 में चुनाव होता है। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है 1977 में होता है। चुनाव से पहले क्या क्या होता है? जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया जाता है। सभी जो नेता थे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाता है, यानी कि जो आपातकाल के दौरान विपक्षी दल के जो राजनीतिक जो राजनेता थे जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, अब चुनाव होने वाला था, इसलिए सभी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। आपातकाल लागू होने से पहले ही विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी और सभी विपक्षी पार्टियां जो है एक साथ मिलकर एक नए दल का गठन किया था जिसका नाम था जनता पार्टी। ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद अंधों उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तब हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। चुनाव जैसे ही 1977 में होता है, कांग्रेस की करारी हार हो जाती है। यहाँ पे 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके जो बेटा संजय गांधी थे वो भी चुनाव हार गए थे। 154 सीट ही कांग्रेस ला पाई थी। अगर अब वोट की बात करें तो मात्र 35% से भी कम उनको वोट मिला था। अब हम जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों की बात करते हैं तो इन लोगों ने टोटल 330 सीटों पर जीत दर्ज किया था। इसमें अकेले जनता पार्टी 295 सीट लाई थी। अब इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जनता पार्टी की सरकार गठित हो जाती है। अब देखिए, जो हम बात करते हैं राजस्थान की और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मात्र एक एक सीट ला पाई थी। अब हम बात करेंगे बिहार की, पंजाब की, साथ ही साथ दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे कांग्रेस जो था एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आपातकाल का जो प्रभाव था हमारे पूरे भारत में एक समान नहीं था, इसलिए दक्षिण भारत में जो है कांग्रेस अपना विजयी हुई थी, वहाँ पे वो जीत दर्ज की थी। कारण क्या था कि उत्तर भारत में बहुत सारे ये जो नसबंदी का जो कार्यक्रम था वो चलाया गया था, जिससे जनता में द्वेष पैदा उत्पन्न हो गया था। इसके कारण जो कांग्रेस थी चुनाव उत्तर भारत में हार गई थी। दक्षिण भारत में ये कार्यक्रम को नहीं चलाया गया था और वहाँ पे वो जीत दर्ज की थी। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में कांग्रेस ने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था, यानी कि वहाँ पे अपना कब्जा बरकरार रखा था। वहाँ भी हारा था लेकिन ज़्यादा कब्जा बरकरार रखा था। अब चुनाव परिणाम क्या हुआ? चुनाव का परिणाम यही हुआ कि जो आपातकाल की स्थिति था उसका एक समान प्रभाव पूरे भारत में नहीं पड़ा था। जहाँ जहाँ यह प्रभाव पड़ा था वहाँ वहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई थी, यानी कि उत्तर भारत में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे जनता सरकार की। जो जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई थी वो कितने दिनों तक चल पाई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो जनता पार्टी थी और जो सहयोगी दल थे उनके तालमेल से जो सरकार बनी थी वो उसके बीच तालमेल बहुत दिनों तक नहीं रहा। सबका अपना अपना अलग अलग मोटो था, अपना अलग अलग विचारधारा था, विचारधारा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ये सरकार जो है के बीच तालमेल का संबंध अच्छा नहीं था। और दूसरा बात यह भी था कि उस पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर होड़ लगी हुई थी। कोई चाहता था कि हम प्रधानमंत्री बने तो कोई चाहता था कि हम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी लोग ललायित थे, लेकिन मोरारजी देसाई 1966 से लेकर 1967 तक इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे। साथ ही साथ एक चौधरी चरण सिंह थे जो किसान नेता थे, वो भी अपना दावा ठोक रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए।
एक जगजीवन राम थे, उनको काफ़ी अनुभव था, कांग्रेस सरकार में बहुत दिनों तक मंत्री पद पर रहे थे, वो भी प्रधानमंत्री बनने के होड़ में थे। इसके चलते वहाँ पे विचारधारा तालमेल नहीं था। अंतोगत्वा ऐसा होता है कि मोरारजी देसाई की जो सरकार है 18 माह के बाद गिर जाती है, और गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है अपना यहाँ पे चाल चलता है, और 4 महीना के बाद वो अपना समर्थन वापस ले लेता है। जैसे ही समर्थन वो वापस लेता है, सरकार गिर जाती है, और वहाँ पे फिर मध्यावधि चुनाव होता है। तो मध्यावधि चुनाव में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने से पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी है चरण सिंह, सी है मोरारजी देसाई, और डी है डीपी सिंह। तो आपका आंसर होगा सी, मोरारजी देसाई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि गैर कांग्रेसी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, उसके अलावे सरकार बनी थी। तो पहला ऑप्शन है ए चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी बीपी सिंह, और डी आई के गुजराल। यहाँ भी आंसर होगा आपका बी, मोरारजी देसाई। ये जो थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? अभी आप लोगों ने देखा कि 1977 में चुनाव होता है, तो उसी समय ना आएगी सरकार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है 1975, 1977, 1979, 1980। तो आपका आंसर होगा बी, 1977। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, और डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो आपका आंसर होगा, चूंकि किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने ही भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। डी आपका आंसर सही होगा, चौधरी चरण सिंह। अब यहाँ पे एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की, जिसे गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। यही लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ है, इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अगर आप इतना 2 पॉइंट लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न का देखते हैं। 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? तो आप बिल्कुल कारण को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। पहला कारण था कि देश का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। दूसरा था कि 1971 के समय में जो भी इंदिरा गांधी वादा की थी वो पूरा नहीं की थी। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन हमारे देश से गरीबी हटी नहीं थी। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सेम का सेम था, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था। आवश्यक चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो गया था। आपातकाल से आहत जनता जो थी आहत हो गई थी। संविधान को बदलने का प्रयास किया गया था, यानी कि लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती थी सरकार। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। जनता पार्टी का लोकतंत्र बचाओ का जोरदार नारा दिया गया था और इसी पे वो चुनाव जीत चुका था। तो यही घटना हुई थी। और अगर इस तरह से पॉइंट में लिखते हैं तो आपको कोई भी शिक्षक आपका मार्क्स नहीं काटेगा, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स जरूर देगा। अब आगे की राजनीति क्या होती है कि जनता जो है 1980 में मध्यावधि चुनाव होता है और जनता पार्टी को जो जितने भी लोग थे वो उनके कार्य जो कामकाज था उससे नाखुश हो गए थे और उनका वो लोग समर्थन नहीं किया। अंतोगत्वा फिर से इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से, भारी बहुमत से जीत दर्ज करती है। 352 सीट ला करके पुनः अपनी सरकार को
बनाती है और दोबारा वो सत्ता में आ जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज आपके एग्जाम में आया हुआ है कि किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। तो पहला था कि जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था और प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ था। कोई एक नेता थे कि वो चाहते थे कि हम बने और दूसरा नेता चाहता था कि हम बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार 18 माह के बाद बहुमत खो देती है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना 4 माह के बाद समर्थन खींच लेती है। इसी के कारण मध्यावधि चुनाव होता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि 1977 और 1979 के लोकतांत्रिक राजनीति का सबक क्या था। सबक यही था कि जो जनता पार्टी थी वो अपना जो काम काज था सही ढंग से नहीं कर पाई थी। जो कांग्रेस का रणनीति था उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाई थी। इसका जब चुनाव मध्यावधि चुनाव हुआ तो जनता ने कड़ा रुख अपना करके उसका जवाब दिया था। अब लास्ट में हम लोग जाने कि आपातकाल की विरासत क्या था। देखिए, कोई भी चीज़ें जब आती है तो कुछ हमें सिखा के जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अगर कभी आपदा आती है तो उससे हम नहीं सीखते हैं। अभी वर्तमान में क्या आया है, 19 कोविड आया है, यानी कि कोरोना का काल आया है। इससे हम लोगों को कुछ समय के लिए ज़रूर कष्ट पहुंचाया, लेकिन हम लोगों ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखा। इससे सीखा और जब हमने वैक्सीनेशन करा लिया तो हम उस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो गए। उस समय हमको बुखार जरूर आया, लेकिन उसके बाद हम उस रोग से लड़ने के लिए ताकतवर हो गए। और ठीक उसी प्रकार से जब हमारे राजनीति में आपातकाल आई तो हमारे संविधान के अंदर जो भी बातें, जो भी त्रुटियां थी, उसमें सुधारने का हमको मौका मिल गया। मौका यही मिला कि जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो अर्थगत उलझाव था। अर्थगत उलझाव को एकदम सुलझा लिया गया और वहाँ पर कहा गया कि हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही आपातकाल घोषणा नहीं करेंगे जब तक कि सशस्त्र विद्रोह न हो। साथ ही साथ यह भी बदलाव कर दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। तो इन सारी बातों को हमने सीखा, सबक लिया, तो हमारे लिए जो भी विपदा आती है उससे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अब आगे हम लोग गृह कार्य ले लेते हैं। देखिए, पहला गृह कार्य है कि गुजरात और बिहार में किन मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ। आप लोगों ने विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में जाना कि बढ़ती महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के छात्रों ने आंदोलन किया था। उसी का आप क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक से अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे। 1975 के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो 1975 के संसद मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। एक विशाल रैली निकाला था जिसका हम लोग नामकरण कर दिए थे संसद मार्च। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपातकाल को सही ठहराने के लिए सरकार के क्या क्या तर्क थे। ये आप प्रश्न के भी माध्यम में सब समझे और थ्योरी के भी माध्यम से समझे। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में उसका उत्तर लिख सकते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो आप जानते हैं कि जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और मोरारजी देसाई के हमारे गैर कांग्रेसवादी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उनके बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक से लिख लेंगे तो आप ये पूरी तरह से इसका उत्तर लिखेंगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ये आपके परीक्षा व्यू से काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, आप मेहनत कीजिए और मेरा मार्गदर्शन लीजिए। हम आपको मार्गदर्शन देंगे और ये निश्चित है कि आप अपनी परीक्षा में अव्वल आएंगे। धन्यवाद।